चुनाव आखिरी दौर में है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं यहां से नया दौर शुरू होगा और विपक्षियों का दौर समाप्त होने वाला है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप इलेक्शन यात्रा में होते हैं, किसी भी यात्रा में होते हैं, तो जिस जगह से आप यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां के रंगों को, कलेवर को, भाव को, वहां की भंगिमाओं को आपने नहीं पकड़ा, वहां के स्वाद को नहीं पकड़ा, तो यात्रा अधूरी रहती है। वाराणसी में अगर आप हैं तो पान, वो पान जो बंद अकल का ताला खोल देता है, उन पान की सबसे मशहूर दुकानों में से एक, वो दुकान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर पान खा चुके हैं, वहां पर हम मौजूद हैं। केशव पान भंडार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर देखिए ये जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा काम है, इस सब के बीच जब आप यहां पान लगते हुए देखते हैं तो इलेक्शन के दौर में यहां जो कई सारी बातें कही जा रही हैं, खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट, टनाटन की बातें भी कही जा रही हैं, तो ये सब कुछ यहां आपको इनमें से कई आवाजें सुनने को मिल जाती हैं। इन आवाजों के मतलब समझेंगे, क्यों चुनाव के माहौल में ये बातें कही जा रही हैं, ये जो असल में संदर्भ होता है, जो विषय होता है, जो मुद्दे होते हैं, उसकी गरिमा को कम करने वाले शब्द हैं, या ये बहुत आसानी से एक आम बोलचाल की भाषा में बातों को उनके अर्थों के साथ लोगों को पहुंचा देने का तरीका है। ये क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो पान जिसमें कहा जाता है चूने का, कत्थे का जो सही समायोजन होता है सुपारी का, अगर सही हो तो जायका बन जाए और सही ना हो तो ये चूना जो है वो मुंह को, जीभ को, गाल को फाड़ दे। तो ये कॉम्बिनेशन, इंडी वाला कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है? क्या ये वैसा कॉम्बिनेशन है? ममता बनर्जी ने जो कहा है वो क्या इशारा देता है? ये कॉम्बिनेशन कितना टिकाऊ है वो हम समझेंगे। लेकिन यहाँ किसके लिए ये पान खाना नहीं कहा जाता, वाराणसी में कहा जाता है पान घुलाल है भैया। तो ये पान किसके मुंह में बढ़िया घुल रहा है और किसके लिए जायका फीका होने वाला है, आगे मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। लेकिन तब तक मैं घाट में पहुंचूं उससे पहले एक पान मैं भी तो घुला लूं, अकल का ताला खुलेगा, बात अच्छी होगी। मिलते हैं वहां। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाठक टकाठक। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट।
पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। खटाखट फटाफट सियासत के बीच चुनाव के आखिरी दौर में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हर पैंतरा आजमा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाने से लेकर विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर दांव चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद ईडी मोदी से पूछताछ करने वाली है। राहुल गारंटी दे रहे हैं कि मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून के नतीजों को लेकर बड़ी बात कह दी और विपक्ष पर एक बार फिर चौतरफा हमला बोल दिया। दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। आरक्षण के जो SC, ST, OBC का अधिकार था, वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। आखिरी चरण में 8 राज्य की 57 सीटों पर मतदान है, जिसमें पूर्वांचल की 13 सीटें हैं। सियासत का सबसे हॉट सेंटर काशी बना है। बीजेपी के सारे दिग्गज काशी में हैं, तो अखिलेश राहुल भी काशी में हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने भी काशी में वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सवाल है कि आखिरी चरण में किसे वोट पड़ेगा फटाफट, 4 जून को किसे सीटें मिलेंगी टनाटन और किसका होगा सफाचट। जैसा आपने देखा, इलेक्शन यात्रा जनगण का मन टटोलते हुए गंगा जी के तट पर यहां वाराणसी में मौजूद है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी जिनके दर्शन से ही मुक्ति की बात शास्त्र कहते हैं, उन गंगा जी को मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और आइए, अभी खटाखट फटाफट की बातें हो रही हैं, तो हम भी जरा यहां चलें, सवाल लेते हैं दनादन दनादन दनादन। हमारे जो मेहमान यहां पर हैं वो जवाब देंगे इसका फटाफट। और साथ में यहां देखिए, टेम्परेचर हो रहा है 47 डिग्री। अभी शाम ढलने को है, लेकिन 47 डिग्री टेम्परेचर है। लू चल रही है सनासन सनासन सनासन। उसके बावजूद लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बार तालियां आपके लिए होना चाहिए। क्या बात है, ये स्पिरिट है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए। ये स्पिरिट, इसको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यहां जनता जनार्दन से मैंने आपका परिचय करा दिया है। गौरव यहां मौजूद है। लगातार इलेक्शन यात्रा में न जाने कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड में आपके लिए यहां से लगातार स्पिरिट पहुंचाते रहे लोकतंत्र के महापर्व की। आज क्या स्पिरिट है, जल्दी से। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। क्या बात है, क्या गम मिटने वाले हैं। और बम बम भोले बोलकर क्या काशी वासियों के गम मिट रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले वो तरक्की के नए नए आयाम देख रहे हैं? क्या यहाँ परिवर्तन के पन्ने लगातार पलटे जा रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले काशी और पूर्वांचल इस बार और तगड़े तरीके से मोदी और योगी के साथ आने वाला है? या जो दूसरी तरफ से बातें कही जा रही हैं कि इस बार खटाखट बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, वो होगा? क्या होगा? हम चलिए मंच की तरफ चलते हैं। तहसीन भाई अभी आए, मैंने देखा मंच को प्रणाम करके वो ऊपर पहुंचे। इस स्पिरिट को आपकी प्रणाम। और यहाँ देखिए फैज साहब मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम जो रक्षा मंच है उसके कन्वीनर।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कन्वीनर यहां पर हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। कौशलेंद्र जी उधर खड़े हुए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। और तहसीन तो है ही है, लेकिन तहसीन आप तो मैंने सोचा था आज भी आप इधर जोड़े में आएंगे, आपके साथी इधर खड़े होंगे, आप अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। शेर अकेले ही चलता है। तो शेर के इतने सारे लोगों को, इसीलिए ममता बनर्जी समझ गई है शायद कि आप अकेले चलने वाले मूड में, कह रही मैं नहीं आने वाली 1 तारीख की मीटिंग में। नहीं, वो साइक्लोन आ गया। माननीय प्रधानमंत्री न वाराणसी में कुछ काम किए, न देश में कुछ काम किए। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक एब्सेंट प्रधानमंत्री जी, और लास्ट के 2 दिन उनको वाराणसी में बिताना है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि यहाँ से वो हारने वाले, इसलिए वो वहां अपनी नजर नहीं डाल सकते। मुझे ये लगता है तहसीन कि अभी 4-5 दिनों बाद, 6 दिनों बाद आपको इन्हीं बातों को डिफेंड करना पड़ेगा। आप कैसे डिफेंड करेंगे? हारने वाली बात आप कह रहे हैं। क्या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं? एक बार आप लोग बताइए जरा। ये देख लीजिए, सुन लीजिए आप। देखिए नहीं, बिल्कुल ये स्पिरिट अच्छा है, लोकतंत्र में अच्छा है। यही घमंड रावण का था, यही घमंड दुर्योधन का था, यही घमंड है। ये घमंड अच्छा है, रहने दो, क्या होता है देखा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जी शपथ जरूर लेंगे विपक्ष के नेता की, 100% लेंगे। अब ये तहसीन पूनावाला को भी पता है कि कुछ दिनों बाद फिर हम उनको पकड़ेंगे। या तो बहुत सॉलिड कोई उन्होंने काउंटर सोच रखा है कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं जाएंगे तो उनको क्या कहना है, या फिर सियासत का यही मिजाज है कि जब तक आखिरी सीन बाकी है फिल्म का तो क्लेम करते रहो कि हीरो तो हमारा जीतने वाला है। कौशलेंद्र जी, ये दावे आपने सुन लिए। ये जो फिल्म अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, ये किसके लिए दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर है और किसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है? देखिए, तहसीन भाई ने आते ही स्वीकार कर लिया कि शेर अकेले चलता है, तो इसलिए मोदी अकेले चलता है और ये लोग इंडी गठबंधन बना के चलते हैं। और इंडी गठबंधन, और आपने देखा कि ये अपने काउंटर पार्ट को इन्होंने शेर मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि गठबंधन में दरार है, आपस में गद्दारी है, आपस में विश्वासहीनता है। तो इसलिए ये काशी की जनता इस बात की गवाह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और देश में 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, वो नारा इस देश की जनता पूरा करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों को जीत करके सरकार बनाएगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत इनके अंदर यूनिटी दिखाई दे रही है, जैसे रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे ये गठबंधन टूटेगा खटाखट। लेकिन उससे पहले मैं जरा समझना चाहता हूं मोहम्मद फैज साहब से। फैज साहब, ये इस दौरान ये बातें भी की गई कि बड़ा हिंदू मुस्लिम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप चस्पा किए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर हर महादेव। बहुत दुख हुआ मुझे एक आपत्तिजनक बात सुन के। रावण वो लोग हैं जो सैफई में अश्लील नृत्य करवाते थे। राम जी की अयोध्या सजाने वाले राम भक्त हैं, रावण नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान जो लोग बात करते हैं, मोदी जी के राज में 50 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां एसपी कलेक्टर बने। यूपीएससी का रिजल्ट आया, उठाकर देख लो। मोदी जी ने कहा कि ईद में मेरे घर मुस्लिम भाइयों के घर से खाना आता था, मैं वो खाता था। मोदी जी ने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल के पास प्रतिनिधिमंडल भेजा कि फिलिस्तीन में भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर भी रोजा रखते हैं, वहां बमबारी बंद करो। मोदी जी ने यह कहा कि हम भी ताजिए के नीचे से जाते थे बचपन में। तो उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन किया था 1947 में, सेना में गिनती करवाई थी जाति के आधार पर। वो लोग जो कि CWG में शामिल रहे, 2G स्पेक्ट्रम में शामिल रहे, 2G, CWG, जीजा जी कितने घोटाले किए, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मैं निष्पक्ष हूं, तब कह रहा हूं कि मेरे भाई ध्यान रखना कि केक काटो तो बर्थडे पार्टी खा जाओ, चिकन काटो और खा जाओ चिकन पार्टी, मटन काटो और खा जाओ तो मटन पार्टी। आज मुझे कहना पड़ रहा है, यह सच्चाई है। इसलिए ये 50 के अंदर रह गए भैया। लेकिन एक बात आपसे एक मिनट भैया, 50 के अंदर रह गए, कहते मोदी जी को 400 नहीं आने देंगे, अब 25 के अंदर रह जाएंगे। घमंड। मोदी जी को रावण कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, आपने बहुत सारे जी गिनाए अभी, 2G से लेके
तमाम जी और जीजा जी तक आप गए। ये हमने 2014 के पहले भी उसके रनअप में सुना था, कैंपेन में था ये। कितने लोग उस जी घोटाले के ऐसे हैं जो जेल में? अरविंद केजरीवाल जी ने सारे नाम बता दिए हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है, उन सबको अंदर डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद नाम बताए थे कि ये लोग जेल जाएंगे, सब्र कीजिए, 4 जून को रिजल्ट आ जाने दीजिए। सबको इकट्ठे हुए थे। आपकी बातों पे जवाब लेता हूं। जब वो गठबंधन में नहीं जुड़े थे तब वो कह रहे थे कि इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। अब कहते मोदी इनको जेल भेजेगा, तो भेजेगा, इंतजार कीजिए, जरूर भेजेगा। तहसीन, देखिए, अगर 400 पार हो रहा था तो फिर काहे मुसलमान, मंगलसूत्र, मच्छी और मुजरे की बात करने की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर इतने आपने काम किए कि आपने इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुका दिया, आपने रशिया और यूक्रेन। नहीं तो तहसीन, एक बात बताइए, सनातन धर्म को गाली आपके जो अलायंस पार्टनर है वो देते रहे। नहीं, उसकी क्या आवश्यकता थी? मैं बोलता अगर आप लोग इजिली सेल थ्रू कर रहे थे तो मैं बिल्कुल गलत था और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। केस रजिस्टर हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली में दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती थी? अमित शाह जी के नीचे, जिनके नाक के नीचे 2 दंगे हुए। देश के सबसे खराब और इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों अरेस्ट नहीं किए? क्यों नहीं किए? उनके नाक के नीचे 2 दंगे हुए दिल्ली के अंदर, क्यों कुछ कार्रवाई नहीं की? सबसे पहले अमित शाह जी का रेजिग्नेशन दे, क्यों कार्रवाई नहीं की? एफआईआर तो हुआ था ना दिल्ली में रजिस्टर, क्यों नहीं की? सियासत क्यों कर रहे? हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, देखिए सिंपल बात है, देश में मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, 15 करोड़ भैंस है, टोटल 15 करोड़ भैंस है। अब माननीय मोदी जी कहते हैं आधी भैंस कांग्रेस पार्टी लेकर मुसलमानों को दे देगी। 7.5 करोड़ भैंस कहां लेगी, कहां डालेगी, कैसे देगी? कोई लॉजिक है क्या? देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरह की बातें करनी चाहिए? तक की बात हो रही है जब, तो मैं बहुत जल्दी मुजरे की बात होनी चाहिए, मुजरे की बात होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला भैंसों तक का हिसाब करके आए। उन्होंने कितने करोड़ भैंसे हैं ये तक बता दिया है। जरा यहाँ पर मुजरे की बात हो रही है, होम मिनिस्टर के कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों के पास कोई सवाल या कोई बात? कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती तो क्या करती है, कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या करती है? उस समय देश के अंदर 47 में बंटवारे में हिंदू मुसलमान का पहला काम कांग्रेस ने किया। आज आरक्षण के नाम पे हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है। देश को विचार करना पड़ेगा इस देश में, क्या फिर हिंसा कराने के चक्कर में? तो जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, जो उनके हिंदू मुसलमान करने पर उंगली उठाता है कि देखो आप असल में कम्युनल हो, हम तो सेकुलर हैं। इस पर जवाब लूंगा। कोई हिंदू कोई मुसलमान की बात करते हैं और वो ही इंसान हैं जो बस इंसान की बात करते हैं। मैं कांग्रेस वाले भैया से कहना चाहूंगा कि इन्होंने आज तक जो भी कुछ किया सिर्फ भ्रष्टाचार किया, ए से लेकर जेड तक का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने पिछले 60 वर्षों में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। इन 10 वर्षों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी का किया हुआ सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। बस मैं कहना चाहूंगा कि बदली अयोध्या, बदली काशी, हर चौक गली अब बदली है और गांव शहर अब सब बदले, सड़कें अब सारी बदली है। ये बदलाव आपको तहसीन नहीं दिखाई दे रहा है? थैंक यू, मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं। आपने बात की, सड़कों की बात की, मुझे आने में देर हो गई, पूरी वहां से सड़क बंद है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। कोई कौन आया हुआ है? आप जिनके साथ आए हुए हैं वो भी यहीं पे हैं, रूट लगे हुए हैं। मेरी बात समाप्त होने दीजिए। पूरे वहां पे सड़क बंद है। मैं नीचे उतरा, दुकान वालों से पूछा, जितने भी यहाँ पे दुकान वाले, उनसे पूछा आपका क्या बिजनेस ऊपर गया है? सारे दुकान वाले बिना एक्सेप्शन, और आपके पास कैमरा ही चलिए, वहां पे जितने भी दुकान वाले सारे कहते हैं बिजनेस ऊपर गया है, खर्चे बढ़ गए, कोई सेविंग्स नहीं है। आप एक चीज सोचिए, हिंदू मुसलमान की बात क्यों मोदी जी करते हैं? क्योंकि मोदी जी के पास कुछ नहीं है। 10 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या किया? उनके पास सिर्फ ये है कि कौन मच्छी खाता है, कौन मंगलसूत्र किसका ले रहा है, कौन मुजरा कर रहा है, यही बात कर रहे हैं। क्यों विकास की बात नहीं कर रहे? आप एक चीज सोचिए, जितने भी भाजपा के बड़े नेता, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं फिर मैं आता हूं करप्शन पे, जितने बड़े नेता है, जय शाह बीसीसीआई में क्यों बैठा है? वो बीसीसीआई में क्यों अंग्रेजी में बात करता है? क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते? क्यों शिवराज सिंह चौहान के बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते? आप लोगों के बच्चे के लिए क्या प्रावधान किए? कौन से अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनारस में नई सरकारी चालू हुई है? जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। नहीं, बीच में जवाब भी लेते जाइए। अरे एक तरफा भाषण, अंग्रेजी मीडियम स्कूल जीरो, क्यों? अरे अपन बातचीत में है, रैली में नहीं है। एक सेकंड, बोलिए क्वेश्चन। नहीं, ये बच्चों की पढ़ाई पे बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंडित नेहरू क्यों विदेश पढ़ने गए थे? राजीव गांधी क्यों पढ़ने गए थे? अभी राहुल गांधी बार बार विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं? और विदेश में जाकर भारत के संदर्भ में बातें भी होती हैं और विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं जो भारत में अराजकता फैलाते हैं। ये विदेश क्यों जाते हैं? माने आप दूसरों के बच्चों को विदेश पढ़ने पर रोक लगा देंगे? अगर वो दुनिया के देशों में जा करके
नई चीज सीखना चाहता है या अपनी कुछ चीज बताना। नेता के बच्चे क्यों जाते, गरीब के बच्चे क्यों नहीं जाते? सवाल वो है। अरे आप 70 साल क्या करते रहे? आप 1947 से लेके 2014 तक क्या करते रहे? 10 साल तक मोदी आप क्या किए? आप अपना जवाब दीजिए कि आप मैं सिलसिलेवार देता हूँ। इन्होंने कहा कि भैंस, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दे देंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम सर्वेक्षण कराएंगे और देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, और वो संपत्ति जो संपत्तिहीन है उनमें बांट देंगे। अगर हम 10 रुपया कमाते हैं और कोई 1 रुपया कमाता है तो आप 4 रुपया हमारा छीन के उसको दे देंगे। ये तमाशा है इस देश में। ये कैसा सर्वेक्षण होगा? और जो आप ये बात कह रहे थे कि विकास नहीं है, अभी आप 14 में भी आए होंगे और 24 में भी आए होंगे। एयरपोर्ट से जिला मुख्यालय आने में कितना समय लगा? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए तहसीन जी, ये पूरा देश देखेगा आपकी बात। जरा बताइए। दिल पे हाथ रख के गंगा के किनारे खड़े हुए हैं तहसीन भाई, बताइए पहले और अब में फर्क है कि नहीं है? सारे देश के अंदर कुछ न कुछ ऑब्वियसली डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बनारस उस लेवल पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जो बाकी देश में हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है डेवलपमेंट। यहाँ आने में मुझे देर हो गई। यहाँ पे सड़क पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के दुकानदार और आपको कैमरा ले जाना। अगर आपको इसी चीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपको बात करनी है तो आप कीजिए। उधर माताएं खड़ी हुई हैं, बहनें खड़ी हैं और झूठ कह रहे हैं। मेरी बात समाप्त हो जाए। 2 या 3 बात कही गई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि संपत्ति का बंटवारा होगा। ये बात प्रधानमंत्री जी ने गलत बोली। प्रधानमंत्री जी को अगर झूठ बोला है वो उनका अधिकार है। राहुल गांधी दूसरी मंच से कह रहे हैं कि हम आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे और जो संपत्तिहीनों को देंगे। ये आपके नेता कह रहे हैं। उनकी बात भी बीच में ले लीजिए, अपनी बात कीजिए। ठीक है। राहुल गांधी ने उस मंच पर, आंध्र प्रदेश के उस मंच से कहा कि सरकार की संपत्ति और नौकरियां वो उसका बंटवारा होगा एक्सरे के बाद। अगर आपको इसमें नहीं समझ है तो आप बता दीजिए। देखिए, एज अ युवा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 400 यूनिवर्सिटीज से आज 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। तो आप 10 साल का रिपोर्ट मांग रहे हैं और सबसे बड़ी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। 10 साल का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप अभी 10 किलो अनाज और 1 लाख की बात कर रहे हो, जब मोदी जी वही चीज देते हैं तो आप कहते हो खैरात बांट रहे हैं, भीख दे रहे हैं, और जब आप खुद आते हो आपके पास कोई अपने मुद्दे नहीं है, तो आप इस चीज को कैसे डिफेंड करोगे? जवाब तहसीन। उसका जवाब दे देता हूँ। अभी दूं? रुकिए। हाँ प्लीज गो अहेड। 10 किलो अनाज जो मोदी जी, एक तो मोदी जी ने बांट रहे, राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस सरकार ने लाई थी, लेकिन ठीक है मोदी जी बांट रहे, इसको मान भी लेते। तो क्या बांट रहे? उस फूड एक्ट में प्रोटीन्स लिखा गया है। प्रोटीन्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बांट रहे। इसकी वजह से भारत में एक पैंडेमिक चल रहा है हार्ट अटैक का। आप में से जितने आपके दोस्त है कहीं न कहीं किसी यंगस्टर को हार्ट अटैक हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स बांट रहे, प्रोटीन्स के कोई बातचीत नहीं हो रही। आप लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने जब तक सरकार चलाई सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बनाई, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाया, साथ ही साथ पूरे देश को बेवकूफ बनाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से मुसलमानों की स्थिति उसने खुद उजागर कर दी। 50 साल तक मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने उनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से बता दिया। आगे 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 सालों में काम। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम शीबा अंसारी है, जनपद सीतापुर से है। शीबा अंसारी जी कह रही हैं कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ। आगे सुनिए। क्योंकि 70 साल पहले सोच की कितनी समस्या थी, उन 70 सालों में वो सोच की समस्या कभी नहीं हल हुई। पक्के मकानों के अरमान लोग लेकर कुछ लोग मर के चले भी गए, लेकिन उनका अरमान वो पूरा नहीं हुआ। और कुछ लोग आग से झुलसते थे, खाना बनाते थे, बरसात में लकड़ियां भीग जाती थी, खाने के लिए उनका वक्त बेवक्त, कई बार बच्चे भूखे भी सो जाते थे। वो काम कभी नहीं पूरा हो। भाई साहब, तहसीन जी ने कहा कि विकास नहीं हुआ है। जिस जगह ये प्रोग्राम हो रहा है उनसे भी सबसे बड़ा विकास ये है। और गंगा जी ने कभी सोचा था कि क्रूज चलेगी? इंटरनेशनल बनारस में स्टेडियम बन गया, रोडे बन गए, फ्लाईओवर बन गए, 3 रेलवे स्टेशन बन गए, कॉरिडोर बन गया। कॉरिडोर बनने से पूरे बनारस को रोजगार मिला। इनको विकास नहीं दिखाई देगा बनारस। बीजेपी अगर रावण है तो भगवान कौन है, ये भी तो बताएं। तहसीन, फिर राम कौन है अगर आप बीजेपी के नेतृत्व को रावण कह रहे हैं? राम इस देश की जनता है, भगवान इस देश की जनता है। नहीं। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है और भाजपा को हराने वाली है। भगवान ही राम है। देश की जनता भगवान है।
नहीं, यहाँ क्या डेवलपमेंट दिखाई देता है आपको? आपको बहुत ज्यादा हम लोग लोकल है, हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा है। मेरा नाम गुड़िया रस्तोगी है, रहने वाले हम 80 के ही हैं। ठीक है, हम लोग के सामने ये सब दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? जो नहीं दिख रहा है तो आपके आगे आए हैं वो बाहर। हम लोग बनारस में आज इतने सालों से रह रहे हैं, जो पहले नहीं था वो अब मोदी जी ने कर दिखाया है, और मोदी जी रहेंगे सब कुछ मुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत जल्दी से, कहीं ऐसा तो नहीं है फैज भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजों से जानबूझकर आंखें बंद की जाती हैं, उनको देखा ही नहीं जाता? इस देश की जनता की आंखें बिल्कुल खुली हुई है। जो बहनें 80 में रहती हैं, हाँ। वही बता रही है कि डेवलपमेंट हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इनकी तो आंखें है ना, चेकअप करवा लीजिए, देख के बोल रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा है कौशलेंद्र जी जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, 4 जून के बाद दिखाई दे जाएगा? मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से इस देश की जनता ठीक करने वाली है। हाँ। और इंडी गठबंधन की सारी डंडी टूट जाएगी। सारी और डंडियां टूटने वाली आखिरी 40 सेकंड। और तहसीन, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। बहुत सारे कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए, मैं इसको उनको क्रेडिट देता हूँ। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेकिन अब हो गया है फेड अप इंडिया। उनको करने वाला है बाय बाय इंडिया। 4 जून के बाद एक नया प्रधानमंत्री हो गए, मोदी जी शपथ लेंगे विपक्ष के नेता की। नहीं तो आपको ये लग रहा है क्या कि कुछ भी कर दो, कितना भी कर दो, कुछ दिनों में फेड अप हो जाता है? इस बात पे आपकी उम्मीदें टिकी हुई है? 100% एक नई सरकार आने वाली है। नई सरकार तो वो सरकार भी कहलाती है जो रिपीट होती है। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं विदा लूं, आप लोगों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। आप देखिए वाराणसी में हम जमे हुए हैं। उत्तरांचल क्या कहता है, क्या कहती है यहाँ की वो 13 सीटें जो चुनाव में जा रही हैं, और उन 8 राज्यों की 57 सीटों से क्या इशारे मिल रहे हैं जो आखिरी फेज में चुनावों में होंगी। क्या हो रहा है? 400 पार हो रहा है, 300 पार हो रहा है, इंडी गठबंधन का क्या हो रहा है, ये इंटैक्ट है या नहीं? ये सवाल लगातार यहाँ पब्लिक से पूछे जाते रहेंगे। मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल